I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are investment function, autonomous investment, induced investment, difference between autonomous and induced investment, and in the last we will discuss about determinants of investment. तो हम इन टॉपिक्स के बारे में इस क्लास में डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं. So let us discuss about the investment function. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है. इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन. और कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? नेट एडिशन इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स. तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट होता है इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर ऑन द क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स और कैपिटल गुड्स. तो जो एक्सपेंडिचर होता है ऑन द क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स, मतलब दिस इज अबाउट द न्यू कैपिटल एसेट्स और न्यू कैपिटल गुड्स, उस पर जो खर्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं. और जो नेट एडिशन होता है इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं. तो कैपिटल फॉर्मेशन ही क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है. अब जिस तरह से प्लांट एंड मशीनरी पर जो हम खर्चा करते हैं, न्यू प्लांट एंड मशीनरी पर, वो इन्वेस्टमेंट है. न्यू बिल्डिंग्स पर जो खर्चा होता है वो भी इन्वेस्टमेंट है. इक्विपमेंट्स पर जो खर्चा है वो भी इन्वेस्टमेंट है. या फिर जो रॉ मटेरियल का हम स्टॉक इकट्ठा करते हैं उसको, उसके ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसको भी हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं. तो इन्वेस्टमेंट को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं. एक आपका होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट होता है दिस इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. तो ये दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं. टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर देयर. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. कि आपका जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है उसका क्या अर्थ होता है. सो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को हम हिंदी में कहते हैं प्रेरित निवेश. जो प्रेरणा से होता है, जिसमें एक इंस्पिरेशन होता है, इंस्पायर्ड हो जो होता है. और इंस्पिरेशन किस चीज़ की होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? वो होती है प्रॉफिट्स की. अगर प्रॉफिट्स रेट बढ़ता है, ज़्यादा लाभ मिलता है इन्वेस्टमेंट से, ज़्यादा प्रॉफिट्स गेन होते हैं, तो नेचुरली है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. तो ये जो आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन. कि अगर प्रॉफिट रेट हाई है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उसको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं. सो इट इज़ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रॉफिट्स और द इनकम लेवल. तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन. प्रॉफिट्स अगर ज़्यादा मिलने की उम्मीद है तो ये इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. इट इज़ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनकम लेवल. आपका इनकम लेवल अगर बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट से, मतलब प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो नेचुरली है ये इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. और अगर प्रॉफिट्स कम होंगे तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट कम भी होता है. अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इसको कौन सा सेक्टर करता है, पब्लिक सेक्टर करता है या प्राइवेट सेक्टर करता है. तो मेनली ये जो इन्वेस्टमेंट होता है इट इज़ बीइंग डन बाय द प्राइवेट सेक्टर. क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का जो मेन एम होता है इन्वेस्टमेंट करने का वो होता है प्रॉफिट्स. तो अगर प्रॉफिट किसी भी इन्वेस्टमेंट से मिल रहे हैं, ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो नेचुरली है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा. और अगर कम हो रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर उस इन्वेस्टमेंट को कम करेगा. तो इट सिंपली मीन्स it is generally done by the private sector. Now let us discuss about its curve. तो its curve slopes upwards as it is income elastic. ये जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है उसका जो कर्व होता है ये अपवर्ड लिफ्टिंग होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है. जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, जैसे एक्स एक्सिस पर यहाँ इनकम को शो किया गया है और वाई एक्सिस पर जो है वो इन्वेस्टमेंट को शो किया गया है. तो जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, अगर इनकम रेट बढ़ रहा है, जैसे इनकम वाई से आपका Y1 हो गया है, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी M से M1 हो गया है. मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. दूसरे शब्दों में अगर हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर आपका इनकम लेवल कम हो, अगर Y1 से Y पे आ गए
तो फिर इन्वेस्टमेंट भी M1 से M पे आ जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। और जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसका जो शेप है ये क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है। आई जो इन्वेस्टमेंट कर्व यहाँ पर है, ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को शो कर रहा है, और इसका जो स्लोप है ये क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है। ये ऊपर की तरफ उठ रहा है। ऊपर की तरफ उठने का सीधा सा मतलब क्या है कि अगर इनकम बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, और अगर इनकम कम होगी तो फिर इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। So let us discuss about the autonomous investment. तो autonomous investment का मतलब है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो इनकम लेवल पर या प्रॉफिट लेवल पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब चाहे इनकम कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, या प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, उसका उस इन्वेस्टमेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, इट इज़ डन फॉर द सोशल वेलफेयर। ये इन्वेस्टमेंट समाज की भलाई के लिए किया जाता है, नॉट फॉर द प्रॉफिट। इट इज़ नॉट फॉर द प्रॉफिट्स। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ जनरली डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। इसको प्राइवेट सेक्टर नहीं करता है यूजुअली। ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, दिस इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर फॉर द सोशल वेलफेयर। और जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द इनकम लेवल। इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट लेवल का या इनकम लेवल का प्रभाव नहीं पड़ता है। इनकम चाहे कम हो रही हो या ज़्यादा हो रही है, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कांस्टेंट रहेगा, इस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट इट्स कर्व शेप आल्सो। तो ये जो कर्व होता है, इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो कर्व होता है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, एंड इट इज़ इनकम इलास्टिक आल्सो। ये इनकम इलास्टिक रहता है। सो जैसा हम देख पा रहे हैं, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड पे, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो है वो इनकम लेवल को शो किया गया है, और वाई एक्सिस पर जो है वो इन्वेस्टमेंट लेवल को शो किया गया है। तो जैसा ये जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है आई, ये आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व है। और जैसा आप देख रहे हैं कि अगर इनकम जो है वो ओ वाई के बराबर है तो भी इन्वेस्टमेंट उतना ही है, ओ वाई के बराबर है। अगर इनकम बढ़ जाती है, ओ वाई 1 हो जाती है, तो भी इन्वेस्टमेंट उतना ही है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर इनकम के इंक्रीज या डिक्रीज होने का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। सो ये है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। आपको यही याद रखना है इसमें कि ऑटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट है वो जनरली जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा किया जाता है, सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है, और इस पर इनकम का या प्रॉफिट का प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसकी जो शेप होती है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। मतलब इनकम चाहे बढ़े या कम हो, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द autonomous investment. Let us discuss about the difference between the induced investment and autonomous investment. तो यहाँ हम एक एक करके डिफरेंस पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पहला पॉइंट है कि जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करता है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा मिलने की संभावना है तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, और अगर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन कम है तो फिर इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। ऑन द अदर हैंड, जो आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉफिट बिकॉज इट इज़ डन फॉर द सोशल वेलफेयर। मतलब ये प्रॉफिट लेवल पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है बल्कि सामाजिक कल्याण होता है। जो नेक्स्ट डिफरेंस है दोनों में, इट इज़ अबाउट इनकम लेवल्स। हाउ डज इनकम इन्फ्लुएंस इट। तो जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनकम लेवल्स। इनकम लेवल जो है ये प्रभावित करता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को, लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है, इट इज़ नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय द इनकम लेवल। इस पर इनकम लेवल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब इनकम ज़्यादा है कम है, इसका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिफरेंस इन द शेप ऑफ द कर्व्स।
तो जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कर्व होता है ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि ये इनकम इलास्टिक होता है। इनकम इलास्टिक का मतलब है इनकम बढ़ेगी तो ये इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो ये इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। तो ये इसका जो शेप होती है ये अपवर्ड स्लोपिंग होती है। और जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व होता है इसकी जो शेप है ये होती है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है क्योंकि ये इनकम इनइलास्टिक होता है, मतलब इनकम के कम होने का या ज़्यादा होने का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है इट इज़ जनरली डन बाय द प्राइवेट सेक्टर। जनरली इसको कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर करता है, जबकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर इन जनरल। मतलब मैक्सिमम टाइम ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये इसको सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? गवर्नमेंट सेक्टर करती है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। So let us discuss about the determinants of investment. तो इसके दो डिटर्मिनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको हम MEI भी कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो इसको हम एक एक करके अब डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज MEI मीन्स मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो दिस रेफर्स टू expected rate of return from the additional investment। ये जो MEI है इसका मतलब होता है expected rate of return from the additional investment। जो additional investment किया गया है उस पर कितना रिटर्न्स मिलने की संभावना है, expected return क्या होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? marginal efficiency of investment। मतलब एक तरह जैसे मान लीजिए कि जो भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है उस पर मान लो हमें 15% प्रॉफिट मिलने की संभावना है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है ये 15%, तो उसको हम क्या कहेंगे? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसको क्या चीज़ें डिटर्मिन करती है, किस चीज़ से ये डिटर्मिन होता है? तो दो फैक्टर होते हैं जो इसको डिटर्मिन करते हैं। नंबर वन इज सप्लाई प्राइस एंड नंबर टू इज प्रोस्पेक्टिव यील्ड। सो लेट अस डिस्कस दिस वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो सप्लाई प्राइस है वो क्या होता है। तो सप्लाई प्राइस का मतलब होता है सप्लाई प्राइस इज द प्राइस एट विच न्यू कैपिटल एसेट्स कैन बी रिप्लेस्ड और सप्लाइड। कि जैसे ऑलरेडी हमारे पास एक मशीनरी यूज़ कर रहे थे हम लोग, लेकिन वो एक तरह मान लीजिए उसका लाइफ टाइम ख़त्म हो गया और उसकी जगह हमने एक नई मशीनरी जो है रिप्लेस करनी है, और उस जो न्यू रिप्लेस्ड मशीनरी है मान लो उसकी जो प्राइस है वो है 10,000 रुपीज़, तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज़ नोन एज सप्लाई प्राइस। तो मतलब एक तरह से जो न्यू रिप्लेस्ड मशीनरी है उसकी जो प्राइस होती है उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट सप्लाई प्राइस। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज प्रोस्पेक्टिव यील्ड। प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब है कि जो कैपिटल एसेट क्रिएट की गई है, मतलब जिसको हमने नेट इन्वेस्टमेंट के रूप में बढ़ाया है, उसकी पूरी लाइफ टाइम से हमें कितने रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है। कि अगर सपोज मान लो जो मशीनरी को परचेज किया गया है एज द न्यू एसेट, उसका सपोज लाइफ टाइम है 10 ईयर्स, उन 10 ईयर्स में कितना रिटर्न मिलने की संभावना है, उससे एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, उसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव यील्ड। So prospective yield is the net return expected from the capital asset over its lifetime। जिसके पूरे लाइफ टाइम में हमें कितने रिटर्न मिलने की संभावना है उसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव यील्ड। सो प्रोस्पेक्टिव यील्ड को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? इट इज इक्वल टू यील्ड रिसीट्स, कि पूरी लाइफ टाइम में उससे कितना यील्ड मिलने की संभावना है, माइनस रनिंग एक्सपेंसेस, कि उसके रनिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है दिस इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव यील्ड। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसका फॉर्मूला है MEI मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय सप्लाई प्राइस। सो इसका अगर हम इसको सपोज मान लीजिए कि जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है
वो है आपका 1000 और जो सप्लाई प्राइस ऑफ द मशीन थी वो थी 10,000। तो अगर हम इसको परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 10,000, दिस बिकम्स 10%। तो यहाँ से जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है दिस इज इक्वल टू 10%। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका मतलब क्या है, इट रेफर टू द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट, कि जो इन्वेस्टमेंट है उसका फाइनेंसिंग कॉस्ट क्या है। जैसे सपोज मान लीजिए कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर उसको बैंक से फाइनेंस करवा रहे हैं, नहीं भी करा रहे हैं, तो भी उसका जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग होगा, या मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा उस इन्वेस्टमेंट पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दूसरा डिटर्मिनेंट है किस चीज का, इन्वेस्टमेंट का। अब इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं यहाँ से कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में और जो आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशन होता है। हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर इज द इन्वेस्टमेंट एंड वाइस वर्सा। तो ये कंक्लूजन यहाँ पर क्या निकल रहा है कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होगा, ज़्यादा होगा, तो उससे इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होगा। और इसके विपरीत भी होगा। विपरीत का मतलब है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इन्वेस्टमेंट में जो रिलेशन होता है वो एक तरह से नेगेटिव रिलेशन होता है। और दूसरा कंक्लूजन क्या है इसका कि इफ MEI मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ इट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से बड़ा है तो इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज, क्योंकि रिटर्न्स उसको अच्छे मिल रहे हैं। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब एक तरह से एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ज़्यादा हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से। मतलब इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है वो कम है, इन्वेस्टमेंट्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा हैं, इन्वेस्टमेंट से होने वाले प्रॉफिट ज़्यादा हैं, इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है वो कम है। तो ऐसे में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज। नेक्स्ट इज, अब जो इन्वेस्टर होते हैं वो किस तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट जो है वहां तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर नहीं हो जाता है। मतलब वेयर द टू आर इक्वल टू ईच अदर, दिस इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट टू बी डन इन द इकोनॉमी, कि इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब एक तरह से जो एक इन्वेस्टर है वो कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, मैक्सिमम वो उतना इन्वेस्टमेंट करेगा जहां पर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर हो जाती है। जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो गई, मतलब एक तरह से कॉस्ट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है इट इज इक्वल टू द रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, दोनों जब बराबर हो गया तो उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर नहीं करेगा। So if you find this video meaningful and helpful, if you like this content, then please share it to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.